विभिन्न दृष्टिकोणों और विश्लेषण के हमारे कार्यक्रम द डिबेट में आपका स्वागत है। तो जरा कल्पना कीजिए, आप किसी सुबह उठते हैं, अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं और आपको एक भारी क्रैश दिखता है। बिल्कुल, एक भारी क्रैश या मतलब किसी गलत निवेश के कारण आपकी जीवन भर की जमा पूंजी एक झटके में साफ हो गई है। ये एक ऐसा वित्तीय आघात है जिसका कोई एक्सरे नहीं होता। बहुत ही डरावनी स्थिति है ना? और ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे कोई कार चलाता हुआ व्यक्ति डैशबोर्ड पर जलती हुई चेक इंजन लाइट के ऊपर एक काला टेप चिपका देता है। मतलब वो उस लाल निशान का, उस नुकसान की सच्चाई का सामना ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत दर्दनाक होता है। देखिए, वो बस उस लाइट को छुपा देते हैं और उम्मीद करते हैं कि गाड़ी किसी तरह चलती रहेगी। हाँ, वो उस नुकसान को बस नजरअंदाज कर देते हैं और अंततः पूरी गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है। और यहीं से आज का हमारा मूल प्रश्न उभर कर आता है, क्या वित्तीय आघात के बाद अपनी संपत्ति का पुनर्निर्माण वास्तव में एक गहरे मनोवैज्ञानिक बदलाव पर निर्भर करता है, या फिर क्या हमें अपनी गलतियों को जापानी कला किंसुगी की तरह स्वीकार करके, मतलब उन दरारों को सोने से भरने की आवश्यकता है? या जैसा कि मेरा मानना है, सफलता पूरी तरह से अपनी भावनाओं को बाहर निकालकर एक अत्यंत कठोर डेटा आधारित प्रणाली के पालन का परिणाम है। तो आज की हमारी ये चर्चा उसी स्रोत सामग्री पर आधारित है जो ये मानती है कि आपका सबसे बड़ा वित्तीय नुकसान असल में आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन सकता है। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि एक वित्तीय पतन के बाद केवल स्प्रेडशीट और कठोर नियम काम नहीं आते। अच्छा जी, आपको अपने अवचेतन की कहानी को बदलना पड़ता है। जब तक आप नुकसान को एक आवश्यक ट्यूशन फीस मानकर अपनी मानसिकता को एक पीड़ित से वेल्थ आर्किटेक्ट में नहीं बदलते, आप बाजार में टिक ही नहीं सकते। देखिए, मैं इस पूरे नजरिए को एक अलग और कहीं अधिक विश्लेषणात्मक चश्मे से देखती हूँ। मेरा तर्क ये है कि सफलता और धन निर्माण भावनात्मक रूप से नुकसान का काव्यात्मक महिमा मंडन करने में बिल्कुल नहीं है। तो फिर किसमें है? ये काकेइबो और गामन जैसी अत्यंत कठोर भावना रहित प्रणालियों और अनुशासन में निहित है। स्रोत सामग्री बिल्कुल स्पष्ट करती है कि आंकड़े आपकी भावनाओं की तुलना में बहुत अधिक ईमानदार होते हैं। तो आइए इन दोनों दृष्टिकोणों की कार्यप्रणाली को गहराई से समझते हैं। मैं किंसुगी दर्शन का पक्ष इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मतलब ये मानव मनोविज्ञान के सबसे कमजोर हिस्से का सीधा समाधान करता है, जो कि है हमारा ईगो, हमारा अहंकार। देखिए, जब कोई बड़ा वित्तीय नुकसान होता है तो सबसे पहले हमारा बैंक अकाउंट नहीं टूटता, बल्कि हमारा अहंकार टूटता है। हाँ, ये बात तो है। और जब अहंकार टूटता है तो हम अपनी गलतियों को बाजार पर, अर्थव्यवस्था या ऑपरेटरों पर थोपने लगते हैं। ये एक ऐसी बाल्टी की तरह है जिसके पेंदे में छेद हैं। आप उसमें कड़ी मेहनत का कितना भी पानी क्यों न डालें, वो खाली ही रहेगी। पर अगर बाल्टी में छेद है? एक मिनट, बस ये पॉइंट पूरा कर लूं। किंसुगी दर्शन का काम है उन छेदों को पहचानना। जब एक किंसुगी ट्रेडर को नुकसान होता है तो वो केवल लाल रंग के आंकड़े नहीं देखता, वो उस पूरे घटनाक्रम का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है कि क्या वो फियर ऑफ मिसिंग आउट था या लालच था। वो अपने नुकसान को यूनिवर्सिटी ऑफ मार्केट्स की फीस मानता है। इस तरह वो उन दरारों को अपने ज्ञान के सोने से भरता है और एक नाजुक इंसान से एक ऐसा वेल्थ आर्किटेक्ट बन जाता है जिसे बाजार के अगले झटके तोड़ नहीं सकते। देखिए, बाल्टी में छेद वाली आपकी ये बात असल में मेरे तर्क को ही मजबूत करती है। वो कैसे? क्योंकि अगर बाल्टी में छेद है तो कोई कविता या दर्शन उस छेद को नहीं भर सकता। एक ठोस प्रणाली ही उसे रोक सकती है। मुझे नुकसान को सोने से जोड़ने के इस काव्यात्मक विचार पर गहरी आपत्ति है। पर मनोविज्ञान को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ। स्रोत सामग्री कहती है कि मनी अवेयरनेस यानी धन के प्रति जागरूकता सर्वोपरि है। जापानी दर्शन काकेइबो के पीछे का तंत्र क्या है? ये केवल एक बही खाता नहीं है। तो क्या है? न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो जब आपको वित्तीय नुकसान होता है तो आपके मस्तिष्क का एमिगडेला हावी हो जाता है, जो कि भय और भावनाओं का केंद्र है।
आप घबरा जाते हैं। बिल्कुल, इंसान पैनिक करता है। काकेइबो का तंत्र ये है कि जब आप भौतिक रूप से हर एक खर्चे और हर एक नुकसान को बिना किसी जजमेंट के कागज पर लिखते हैं, तो आपका मस्तिष्क भावनाओं के केंद्र से हटकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी तर्क और गणित के केंद्र में आ जाता है। लॉजिक एक्टिवेट हो जाता है। बिल्कुल। आपको अपनी दरारों को सोने से सजाने या ट्यूशन फीस का नाम देकर खुद को सांत्वना देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ट्यूशन फीस का ये पूरा नैरेटिव असल में अपने अहंकार को बचाने का एक परिष्कृत बहाना है। बहाना? हाँ, ताकि आप खुद को ये कह सकें कि मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं तो बस सीख रहा था। आंकड़े जो बता रहे हैं बस उसे स्वीकार कीजिए। आप इसे बहाना कह रही हैं, लेकिन देखिए, क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि अगर मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करना इतना ही आसान होता तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति बाजार में पैसा नहीं खोता। पर सिस्टम को फॉलो करना। लेकिन हम इंसान रोबोट नहीं हैं जिनके अंदर से भावनाओं का प्लग निकाल दिया जाए। जब एक भारी नुकसान होता है तो मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से डोपामीन की तलाश करता है ताकि उस दर्द को सुन्न किया जा सके। हाँ, जो कि रिवेंज ट्रेडिंग की ओर ले जाता है। एग्जैक्टली। यहीं पर रिवेंज ट्रेडिंग यानी बाजार से बदला लेने की प्रवृत्ति जन्म लेती है। लोग सोचते हैं कि वे एक बड़ा और जोखिम भरा दांव लगाकर अपना सारा नुकसान वापस पालेंगे, जो कि विनाशकारी है। बहुत विनाशकारी है। और काकेइबो जैसी शुद्ध गणितीय प्रणाली आपको ये तो बता देगी कि आप बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन वो उस दर्दनाक डोपामाइन लूप को नहीं तोड़ सकती। तो फिर उसे कौन तोड़ सकता है? किंसुगी मानसिकता। ये एक संज्ञानात्मक रिफ्रेमिंग टूल है। ये आंतरिक संवाद को मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि विक्टिम ट्रैप से निकालकर मैं इसके कारण क्या नया बन सकता हूं पर ले जाती है। ये नैरेटिव शिफ्ट ही वो ब्रेक है जो इंसान को रिवेंज ट्रेडिंग के उस आत्मघाती लूप से बाहर खींचता है। देखिए, मैं इस तर्क को सिरे से खारिज करती हूँ कि डोपामाइन लूप को तोड़ने के लिए हमें एक नई प्रेरणादायक कहानी गढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन बिना मानसिकता बदले आप कैसे रुकेंगे? रिवेंज ट्रेडिंग निश्चित रूप से विनाशकारी है, लेकिन इसका समाधान किंस्तुगी का काव्यात्मक दर्शन नहीं है। इसका समाधान गामन है। गामन यानी सहन शक्ति? हाँ, जापानी संस्कृति में गामन का अर्थ कोई दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। इसका अर्थ है सिर्फ सहन शक्ति। इसे एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की तरह सोचिए। ठीक है। जब किसी सॉफ्टवेयर में कोई बड़ा बग आ जाता है और पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो एक अच्छा प्रोग्रामर उस टूटे हुए कोड के बारे में कोई कविता तो नहीं लिखता है ना? जाहिर है, वो उसे फिक्स करता है। बिल्कुल, वो बैठता है, कोड को डीबग करता है और उसे फिक्स करता है, भले ही वो काम कितना भी उबाऊ क्यों ना हो। गामन भी ठीक यही है। पर ट्रेडिंग में ये कैसे काम करता है? जब आपको बाजार में रिवेंज ट्रेड करने की तीव्र इच्छा हो रही हो, तब गामन ये नहीं कहता कि सोचो तुम अपनी इस दरार को सोने में कैसे बदलोगे। गामन बस ये कहता है कि रुक जाओ, सिस्टम को फॉलो करो, इस उबाऊपन को सहो। बस चुपचाप सह लो। हाँ, स्रोत सामग्री का वो हिस्सा याद कीजिए जहां स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि कड़ी मेहनत आपको शुरुआत दिलाती है, लेकिन केवल एक अनुशासित प्रणाली ही आपको अमीर बनाए रखती है। मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट को काम करने के लिए दरारों में अर्थ खोजने की नहीं, सिस्टम पर टिके रहने की सहन शक्ति चाहिए। लेकिन वो सहन शक्ति हवा से तो नहीं आ सकती ना? मतलब एक इंसान जो अपना सब कुछ खो चुका है, वो सिर्फ ये कहकर कैसे टिक सकता है कि मुझे बस इस उबाऊ सिस्टम को फॉलो करना है? अगर अनुशासन है तो बिल्कुल टिक सकता है। पर कोई भी व्यक्ति गार्डमैन का तब तक पालन नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास टिके रहने का कोई गहरा अर्थ ना हो। इसीलिए स्रोत सामग्री वेल्थ आर्किटेक्ट की अवधारणा पर इतना जोर देती है। वेल्थ आर्किटेक्ट सामग्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जिस व्यक्ति ने कभी असफलता का स्वाद नहीं चखा वो नाजुक है, लेकिन जिसने असफल होकर कुछ का पुनर्निर्माण किया है वो अटूट है। इसे एक वैक्सीन की तरह समझिए। वैक्सीन? हाँ, वैक्सीन क्या है? यह शरीर में एक कमजोर वायरस डालना है ताकि आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो सके। वित्तीय नुकसान वो वायरस है। मैं समझ रही हूं आप क्या कह रहे हैं, पर बस एक सेकंड। जब आप किंसुगी दर्शन के तहत अपने नुकसान के कारणों का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो आप अपने वित्तीय सिस्टम के लिए एक एंटीबॉडी तैयार कर रहे होते हैं। बिना टूटे आप कभी जान ही नहीं पाते कि आपके काकेबो सिस्टम में मानवीय कमजोरी कहां छिपी थी।
आप अटूट होने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ एक बहुत बड़े सर्वाइवरशिप बायस को नजरअंदाज कर रहे हैं। सर्वाइवरशिप बायस का यहाँ क्या अर्थ है? आप ये कहना चाह रही हैं कि किंसुगी केवल उन लोगों के लिए काम करता है जो पहले से ही सफल हो चुके हैं? बिल्कुल। मेरा मतलब ये है कि हम केवल उन्हीं निवेशकों और अरबपतियों की किताबें पढ़ते हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया, अपनी विफलता को गले लगाया और फिर से अपनी किस्मत चमका ली। हाँ, सफलता की कहानियां। सोचते हैं कि हर वित्तीय दरार को सोने में बदला जा सकता है। तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि हम उन लाखों लोगों की कहानियां कभी नहीं सुनते जिन्होंने अपना पैसा खोया, अपनी विफलताओं को गले लगाया, उन्हें सोना माना और फिर कभी वापस खड़े नहीं हो पाए। वो टूट ही गए। ये एक डार्क रियलिटी है। हाँ, इसीलिए ये कहना कि असफल होकर पुनर्निर्माण करने वाला अटूट होता है, डेटा के खिलाफ जाता है। धन कोई मनोवैज्ञानिक चमत्कार नहीं है। पर मनोविज्ञान का रोल तो है। एक वेल्थ आर्किटेक्ट वो नहीं है जो अपने अतीत के टूटे हुए टुकड़ों को सजाता फिरता है। एक सच्चा वेल्थ आर्किटेक्ट वो है जो भविष्य के लिए एक ऐसी भावना रहित मजबूत प्रणाली विकसित करता है ताकि वो दोबारा कभी न टूटे। उनका फोकस रिस्क मैनेजमेंट पर होता है। देखिए, मैं सर्वाइवरशिप बायस के आपके स्तर को पूरी तरह से समझता हूं और यह एक बहुत ही पैनी आलोचना है। लेकिन आप किंसुगी को सफलता की गारंटी के रूप में देख रही हैं, जबकि असल में यह सीखने की गारंटी है। सीखने की गारंटी कैसे? आप कह रही हैं कि सच्चा वेल्थ आर्किटेक्ट वो है जो भविष्य के लिए रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाता है। लेकिन वो सिस्टम किस डेटा पर आधारित होता है? वो सिस्टम उसी ट्यूशन फीस के अनुभव पर आधारित होता है जिसे आप केवल एक बहाना मान रही हैं। पर डेटा तो डेटा है, उसके लिए दर्शन क्यों चाहिए? क्योंकि जब एक ट्रेडर अपनी किंसुगी डायरी में लिखता है कि मैंने मार्केट के टॉप पर लालच में आकर अपनी पूरी कैपिटल लगा दी, तो वो सिर्फ एक भावना नहीं लिख रहा है, वो अपने भविष्य के सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण नियम कोड कर रहा है। एक रूल बना रहा है। बिल्कुल। आप जिसे भावना रहित मजबूत प्रणाली कह रही हैं, उसका जन्म ही उस दर्दनाक मनोवैज्ञानिक एहसास से होता है। किंसुगी वो आग है जो काकेईबो के उस ठंडे अनुशासन को ढालती है। आप इंसान के संज्ञानात्मक विकास को उसके गणितीय विकास से अलग नहीं कर सकती। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि गलतियों से सीखना आवश्यक है, लेकिन आप भावना और प्रणाली का जो ये कॉकटेल बना रहे हैं ना, वो व्यावहारिक दुनिया में बहुत खतरनाक हो सकता है। खतरनाक कैसे? इंसानी दिमाग बहुत चालाक होता है। जब आप दर्शन और वित्त को मिलाते हैं तो एक निवेशक अपने लगातार हो रहे नुकसानों को ये कहकर सही ठहराने लगता है कि मैं अभी और टूट रहा हूं ताकि और मजबूत बन सकूं। अरे, वो तो मूर्खता है। वही तो, वो अपने नुकसान के लूप को ही अपनी आध्यात्मिक प्रगति मान बैठता है। यहीं पर काकेईबो की क्रूर ईमानदारी काम आती है। काकेईबो उसे किसी दार्शनिक भ्रम में नहीं रहने देता। वो सीधे आईना दिखाता है। बिल्कुल, वो सीधे कहता है कि तुम्हारा बैलेंस पिछले 6 महीनों से हर दिन गिर रहा है। अपनी इस प्रेरणात्मक कहानी को बंद करो और तुरंत बाजार से बाहर निकलो। दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण गणित की तरह ठंडा और उद्देश्यपूर्ण होता है। प्रेरणा आपको बाजार में प्रवेश तो करा सकती है, लेकिन रोज सुबह उठकर बिना किसी भावना के स्टॉप लॉस का पालन करना गामन का हिस्सा है, जिसके लिए एक अटल नियम चाहिए होता है, कोई प्रेरणा नहीं। आपकी ये बात बहुत ही प्रासंगिक है कि दर्शन का गलत उपयोग एक निवेशक को अंधे कुएं में ढकेल सकता है। अगर कोई व्यक्ति बिना रणनीति बदले केवल नुकसान खा रहा है और उसे सीखना कह रहा है, तो वो अपनी मूर्खता का पालन कर रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष की ओर बढ़ें, तो मेरा पक्ष यही रहता है कि बाजार और जीवन दोनों ही अनिश्चित हैं। कोई भी काकेईबो या रिस्क मैनेजमेंट प्रणाली इतनी अचूक नहीं होती कि आप कभी विफल ना हो। ब्लैक स्वान इवेंट्स तो होते ही हैं। हाँ, बाजार अप्रत्याशित रूप से क्रैश होते हैं, और जब वो अपरिहार्य विफलता आती है, जब आपका वो भावना रहित सिस्टम भी टूट जाता है, तब केवल किंसुगी दर्शन ही आपको वो जीवन रेखा देता है। ये हमें सिखाता है कि जिम्मेदारी और आत्मविश्लेषण के उस सोने के साथ नुकसान का सामना करके ही सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। ये केवल बैंक बैलेंस बढ़ाने के बारे में नहीं है, ये जीवन में एक बफर बनाने के बारे में है, जहां आप अपनी गलतियों से डरते नहीं हैं। और निष्कर्ष के तौर पर मैं भी अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट रखना चाहूंगी।
ये सच है कि बाजार अनिश्चित है, लेकिन अगर आप वास्तव में उस सुरक्षा कवच की तलाश में हैं, तो आपको काव्यात्मक प्रेरणाओं से आगे बढ़कर विश्लेषणात्मक वास्तविकता में जीना होगा। डेटा ड्रिवन रहना होगा। जी, दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण का असली आधार काकेबो की वो दर्पण जैसी ईमानदारी है जो आपको कड़वी सच्चाई दिखाती है, और गामन की वो नीरस सहन शक्ति है जो आपको उबाऊ दिनों में भी सिस्टम पर टिकाए रखती है। अंततः एक मजबूत डेटा संचालित सिस्टम ही आपके पोर्टफोलियो को वापस खड़ा करता है, न कि केवल आपके विचार। लेकिन इस पूरी बौद्धिक असहमति और दोनों दृष्टिकोणों के बीच एक बात जिस पर मुझे लगता है कि हम दोनों पूरी तरह से एक मत हैं, वो ये है कि वित्तीय आघात के बाद अपनी गलतियों से आंखें चुराना सबसे विनाशकारी कदम है। हाँ, उसमें कोई शक नहीं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, जलती हुई चेक इंजन लाइट पर टेप चिपकाना कोई समाधान नहीं है। बिल्कुल। चाहे आप उस कोड के बग को एक गणितीय समस्या की तरह देखें और उसे फिक्स करें, या आप उस टूटे हुए फूलदान के टुकड़ों में अर्थ खोजें, आपको सबसे पहले उस लाल निशान को, उस नुकसान को स्वीकार करना ही होगा। सच्चाई का सामना करना ही पहली शर्त है। और यही सबसे गहरा विरोधाभास हम आज अपने श्रोताओं के लिए छोड़ रहे हैं। जब आप अपनी वित्तीय यात्रा पर विचार करते हैं, तो क्या आप एक उत्कृष्ट निवेशक को एक ऐसे दार्शनिक के रूप में देखते हैं जो अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें दिशा देता है? या फिर आप मानते हैं कि सबसे सफल व्यक्ति वो है जो एक भावना रहित रोबोट की तरह काकेबो के शुद्ध गणित का पालन करता है? इन दोनों ही रास्तों की अपनी जटिलताएं और अपनी सच्चाई है, और इस स्रोत सामग्री में खोजने के लिए अभी बहुत सी परतें बाकी हैं। अगली बार जब बाजार आपको कोई बड़ा झटका दे, तो सोचिएगा जरूर कि आप उन दरारों के साथ क्या करेंगे। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।